चैप्टर नंबर 7 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे कि एक मैन और उसका एनवायरनमेंट, एक इंसान और उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द साइंस, ये एक साइंस है जो डील करता है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं, ये एक्सप्लोर करता है कि किस तरीके से प्लांट, एनिमल और ह्यूमन एडॉप्ट करते हैं और अफेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि एयर, वाटर और लैंड, ये सब हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर रीड आउट करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है डिफाइन लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे फर्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर तमाम लिविंग थिंग्स जो हमारे अर्थ पर हैं उसको कहा जाता है और उनके एनवायरनमेंट को कहा जाता है जिसमें वो रह रहे हैं। बायोस्फीयर के अंदर सारी वो चीज़ें हैं जैसे एक टिनी बैक्टीरिया, एक छोटे बैक्टीरिया से लेकर, ठीक है, एक लार्ज एनिमल और प्लांट, बायोस्फीयर के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यही लिखा हुआ है इसमें, द लार्जेस्ट पॉसिबल मेजॉरिटी कंप्राइज्ड ऑफ ऑल टाइमिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अर्थ पर रहते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? द एरिया, वो एरिया जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, जैसे या तो वो लैंड पर भी रह सकता है, वो वाटर पर भी रह सकता है और वो एयर में भी रह सकता है। जैसे कि फ्रॉग का हैबिटेट क्या है? पॉन्ड। फ्रॉग किस में रहता है? तालाब में रहता है। ठीक है, इसी तरीके से एनिमल्स जो हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, उनका हैबिटेट लैंड होगा। जो बर्ड्स हैं जो हवा में उड़ते हैं, उनका हैबिटेट एयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और एक मखसूस एरिया में रहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जो एक मखसूस एरिया में रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेश वाटर पॉन्ड है, एक तालाब है जिसके अंदर पॉपुलेशन है हाइड्रेला की। ठीक है, अब पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग भी है, इंसेक्ट्स भी की पॉपुलेशन भी है, वॉर्म्स की पॉपुलेशन भी है, रोहू की भी है और बहुत सारे मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स की पॉपुलेशन है। तो ये सारी पॉपुलेशन एक फ्रेश वाटर पॉन्ड के अंदर रह रही है और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, पॉपुलेशन भी समझ आ गया होगा। सेम स्पीसीज, जैसे ग्रुप ऑफ फ्रॉग है तो सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एंड सारी पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रही हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। फिर आ जाते हैं हम इकोसिस्टम पर। नाउ इकोसिस्टम हमारे पास क्या है? इकोसिस्टम हमारे पास ये होता है कि एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी है। ठीक है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, इनकी कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है फिजिकल एनवायरनमेंट से, जैसे कि सोइल से करती है, वाटर से करती है, एयर से करती है। ठीक है, एक इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकता है, एक पॉन्ड की तरह, तालाब की तरह, और लार्ज भी हो सकता है, एक फॉरेस्ट की तरह। ठीक है, इकोसिस्टम में हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी के बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है बायोम। बायोम हमारे पास क्या होता है? एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जहाँ पे मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल के ग्रुप्स एडॉप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, जिसको हम बायोम कहते हैं। बायोम्स के अंदर डेजर्ट्स भी आ जाते हैं, रेन फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, ग्रास लैंड भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको मज़ीद अगर मैं बताऊं तो बायोस्फीयर जो हमने ऊपर पढ़ा था, अगर उसको हम डिवाइड करें सब लेवल्स में तो हम उसको क्या कहते हैं, और ये ज्योग्राफिकल रीजन्स के मुताबिक रिकॉग्नाइज किया जाता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कौन से ज्योग्राफिकल रीजन में रहता है। ठीक है, सो ये हमारा क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसके अंदर हमारे पास एक एबायोटिक कंपोनेंट है, एक बायोटिक कंपोनेंट है।
एबायोटिक कंपोनेंट जो है ना, इसके अंदर हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग्स है एक इकोसिस्टम में, जिसके अंदर एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, सोइल आ जाता है, सनलाइट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। दिस इज ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है ना वो फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं, बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स रहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट उनको फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? ये तमाम लिविंग थिंग्स है जो एक इकोसिस्टम में होते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और अपने एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास यही सारी चीज़ें इसके अंदर बात की जा रही है। पहले एबायोटिक कंपोनेंट था जो नॉन लिविंग थिंग्स का, जिसमें लाइट आ गई, टेम्परेचर आ गया, वाटर आ गया, सॉइल आ गया, एयर आ गया। और बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास लिविंग थिंग्स आ जाते हैं जैसे कि प्रोड्यूसर। अच्छा, प्रोड्यूसर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बनाते हैं इकोसिस्टम में। दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। और कंज्यूमर क्या होते हैं? एनिमल्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। वो एनर्जी और फूड किससे लेते हैं? प्रोड्यूसर्स से लेते हैं, डायरेक्टली भी लेते हैं और इनडायरेक्टली भी लेते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स। अच्छा, कंज्यूमर के हमारे पास टाइप्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास वो कंज्यूमर्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स से खाना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, गेट एनर्जी एंड फूड डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स से फूड लेते हैं, जिसको हम हार्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? जैसे प्लांट है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर है। अब प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास क्या आ जाते हैं? जैसे कि कैटरपिलर, ग्रास हॉपर हो गया, ठीक है। वो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं ना, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो डायरेक्टली इसको फीड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वो टाइप ऑफ कंज्यूमर होते हैं जो फूड लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से। वो किससे लेते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास हॉपर जो है वो हर्बीवोर से, वो प्लांट को उसका खाना है। अब ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे, ठीक है। जैसे कि बर्ड है, वो ग्रास हॉपर को खाएगा, ये उसका खाना है। टेरिटरी कंज्यूमर किसको ईट करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। ये पूरी एक फूड चेन चलती है जिसको हम कार्निवोर्स कहते हैं। अब बर्ड को ईगल खा सकता है, ठीक है। ये पूरी हमारे पास एक फूड चेन चल रही है। देन हमारे पास आ जाता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं कि एक नेचर के रिसाइकलर्स हैं। जैसे कि डीकम्पोजर्स हमारे पास टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को छोटे छोटे से पार्ट्स में, ठीक है। इस तरह क्या करते हैं वो, जब उनको स्मॉलर पार्ट्स में वो ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो ये कोशिश करते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स को सोइल में रिसाइकल कर सकें। वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के स्मॉलर पार्ट्स हैं वो सोइल के अंदर जब मिक्स हो जाते हैं तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सोइल के अंदर मिक्स होते हैं, ठीक है। तो जब सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो सोइल फर्टाइल हो जाता है और न्यू प्लांट ग्रो करता है। सो ये हमारे डीकम्पोजर्स कहलाते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। ये ब्रेक डाउन करते हैं गुड मॉलिक्यूल्स को डेड ऑर्गेनिजम्स के, जिसको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम एज अ नॉन साइकिल प्रोसेस। अच्छा, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इकोसिस्टम में रहते हैं वो उनको ज़रूरत होती है एनर्जी की, ताकि वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकें और अलाइव रह सकें। इनका जो मेन प्राइमरी सोर्स है वो सोलर एनर्जी है, जो कि सन से आती है सनलाइट के फॉर्म में। सबसे फर्स्ट हमारे पास है ट्रॉफिक लेवल्स। ये हमारे पास क्या है, मैंने आपको जो पीछे पूरी चेन बताई कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो है वो अपने लिए भी खाना बनाते हैं और दूसरों के लिए भी खाना बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स मतलब को फीड करते हैं, और क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स का खाना प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का खाना प्राइमरी कंज्यूमर्स बन जाते हैं, और टेरिटरी कंज्यूमर का फूड जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप ऑफ ट्रांसफ़र है, ये जो ट्रांसफ़र होती जा रही हैं एनर्जीज, ये हमारी ट्रॉफिक लेवल कहलाती हैं। फिर फूड चेन, सीरीज ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। अच्छा, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल तक जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, वो फूड चेन कहलाती है। जैसे कि दिस इज आवर फूड चेन। ये हमारा ग्रास हॉपर हमने पीछे पढ़ा था, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। फ्रॉग हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। अच्छा, प्रोड्यूसर ये ग्रास है, ठीक है।
ये प्रोड्यूसर है, अपना खाना खुद बनाता है। ग्रास हॉपर का फूड ये है। ग्रास हॉपर किसका फूड है? सेकेंडरी कंज्यूमर का है। सेकेंडरी कंज्यूमर किसका फूड है? टेरिटरी का है। ठीक है, इस तरीके से टेरिटरी किसका है? फाइनल कंज्यूमर का है। और फाइनल कंज्यूमर पर लास्ट क्या आ जाता है? डीकम्पोजर आ जाता है, जो मैंने आपको पीछे प्रोसेस बताया था डीकम्पोजर का। सो दिस इज कॉल्ड फूड चेन। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पैरामिड ऑफ एनर्जी। अच्छा, पैरामिड ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होती है? ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपके पास क्या है? द एनर्जी एट ईच लेवल never reaches the next level. Only 10% of energy at each level is transferred to the next level. The reduction is the transfer of energy at various level in an ecosystem. इसको हम पैरामिड कहते हैं। अच्छा, जो एनर्जी हर एक लेवल पर ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, तो 10% जो एनर्जी है एक लेवल पर वो ट्रांसफर्ड होती है नेक्स्ट लेवल तक। ठीक है, इस तरीके से जो रिडक्शन इन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आहिस्ते आहिस्ते जो है एनर्जी की ट्रांसफ़र अलग अलग लेवल पर एनर्जी की जो ट्रांसफ़र है ना वो रिडक्शन होती जाती है, कम होती जाती है इकोसिस्टम में, तो इसको हम पैरामिड कहते हैं। ठीक है, फूड वेब हमारे पास क्या है कि एक सेम ऑर्गेनिज्म वो खाया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से, यानी एक सेम ऑर्गेनिज्म फूड बनता है सेवरल ऑर्गेनिजम्स का हाई ट्रॉफिक लेवल में। अच्छा, या तो फिर ऑर्गेनिज्म में फीड अपॉन सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो जो है वो सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है लोअर ट्रॉफिक लेवल की वजह से। ठीक है, जो इकोसिस्टम है जिसमें अलग अलग फूड चेन्स हैं वो एक दूसरे से लिंक की हुई हैं और इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, ताकि एक कंप्लीट नेटवर्क बन सके, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल। इसके 3 स्टेप्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, निट्रिफिकेशन और डीनिट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन गैस को, वो हवा से नाइट्रोजन गैस को इस तरह से तब्दील करते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए काम आ सकता है। ठीक है, ये हेल्प करता है कि हम मतलब सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट से इनरिच हो जाता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। देन हमारे पास सेकंड प्रोसेस है निट्रिफिकेशन। निट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में चेंज करते हैं अमोनियम को। अमोनियम क्या एक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है जो ऑर्गेनिक मैटर में पाया जाता है। अमोनियम को चेंज करते हैं नाइट्रेट में। नाइट्रेट एक न्यूट्रिएंट है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन अवेलेबल हो प्लांट्स के लिए इस फॉर्म में कि वो उसको इस्तेमाल कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड निट्रिफिकेशन। फिर हमारे पास आ जाता है डीनिट्रिफिकेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया जो मिट्टी में होते हैं वो नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट क्या एक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में या दूसरी गैसेस में जो रिलीज बैक होती हैं किसमें? एटमॉस्फेयर में। ये हेल्प करती हैं कि हमारी नाइट्रोजन साइकिल बैलेंस रहे और एक्सिस नाइट्रेट जो सॉइल में है उसको जमा करने से बचाती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है एक्सिस नाइट्रेट। तो डीनिट्रिफिकेशन उससे हमें बचाती है, एक्सिस नाइट्रेट्स हमारे सॉइल में ना आ जाए। होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आ गए होंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब इकोलॉजिकल पैरामिड्स। अच्छा, इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या है? एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट था चार्ल्स एल्टन जिन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया इकोलॉजिकल पैरामिड का 1927 में। इसकी डेफिनेशन क्या है? इकोलॉजिकल पैरामिड डिफाइन किया जाता है एज द प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, या अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में लोअर से हायर लेवल तक। पैरामिड ऑफ नंबर क्या है? एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन की एक एरिया में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में है, जिसको पैरामिड ऑफ नंबर कहा जाता है। अब आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। लाइक माइस की तादाद ज़्यादा है स्नेक से, यहाँ पर जो है वो ईगल्स कम है स्नेक्स के मुकाबले में, तो एक तरीके से पैरामिड ऑफ नंबर है। देन पैरामिड ऑफ बायोमास, द टोटल बायोमास यानी टोटल मास ड्राई ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया का ऑफ ऑर्गेनिजम्स का हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, उसको हम पैरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। देन डिफाइन द टर्म्स। कंपटीशन क्या है? रिलेशनशिप हो
बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशनशिप कंपटीशन कहलाता है। प्रीडेशन एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कैप्चर करता है और किल करता है एक जिंदा एनिमल को अपने खाने के लिए, इसको हम प्रीडेशन कहते हैं। साइम्बायोसिस हमारे पास क्या है, ये एक एसोसिएशन है कि टू ऑर्गेनिज्म से अलग अलग स्पीसीज के वो एक साथ रह रहे हैं, जिसमें एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। पैरासिटिज्म एक तरीके का हमारे पास पैरासाइट होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है कि ये जो है पैरासाइट जो है वो अपना जो खाना है वो अपने होस्ट से लेता है। किससे लेता है? होस्ट से। पैरासाइट अपना खाना होस्ट से लेता है, जैसे कि मॉस्क्यूटो पैरासाइट है, ठीक है, वो हम होस्ट है, वो हम अपना जो खाना है वो हम में से लेता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें यही होता है कि पैरासाइट जो है उसको बेनिफिट होता है लेकिन उसके होस्ट को क्या होता है, हार्म होता है। देन हमारे पास कमेंसलिज्म, इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक रिलेशनशिप होता है, साइम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हासिल करता है जबकि दूसरे को ना तो बेनिफिट होता है ना तो नुकसान होता है। दिस इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। और म्यूचुअलिज्म, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हैं डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। देन हमारे पास है डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस सबसे पहले क्या है, अर्बन एरियाज में जब फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। देन हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे अर्थ को वार्म रखता है। जब सूरज की रोशनी अर्थ तक पहुंचती है तो कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है स्पेस पे और कुछ जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, जो कि हमारी प्लेनेट को वार्म रखती है। क्या रखती है? वार्म रखती है और इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर को। ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एसिड रेन विद डायग्राम। मैं आपको डायग्राम भी शो कर रही हूँ। सबसे पहले आपको कंसेप्ट आना चाहिए व्हाट इज़ एसिड रेन, ठीक है। नाउ एसिड रेन हमारे पास एक टाइप ऑफ रेन होती है जो यूजुअली एसिडिक होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ना एसिड रेन होती किस तरीके से, बाय एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो एमिशन होती है, जो गैसेस स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? बर्निंग फॉसिल फॉइल्स, हम फॉसिल फॉइल्स को बर्न करते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, इंडस्ट्रियों में बहुत सारे वर्क होते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलता है, धुआं निकलता है। तो ये जब पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो ये रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर के साथ और दूसरे केमिकल्स के साथ और एसिड को बनाते हैं। जब ये एसिडिक कंपाउंड्स हवा के ज़रिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में फैलते हैं, तो हवा के ज़रिए जब ये एसिडिक कंपाउंड्स कैरी किए जाते हैं ना, और जब ये ग्राउंड पर फॉल होते हैं थ्रू प्रिसिपिटेशन, पानी के ज़रिए, बूंदाबांदी के ज़रिए, ओलों के ज़रिए, ये जब ग्राउंड पर फॉल करते हैं तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर। ये डैमेज करते हैं हमारे प्लांट्स को, एक्वेटिक लाइफ को, जो समंदर में ज़िंदगी हैं उनको, और इंफ्रास्ट्रक्चर को। होप आपको अच्छे से एसिड रेन समझ आ गया होगा। नाउ हियर इट्स डायग्राम। आप इस तरीके से कुछ डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये हवा में रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ये देखो किस तरीके से हवा के ज़रिए कैरी होंगे। फिर कंप्लीट आप डायग्राम इस तरीके से शो कर सकते हैं, या आप मज़ीद डायग्राम्स को भी सर्च आउट कर सकते हैं, या जो आपकी बुक में हो तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब एयर पॉल्यूशन एंड इट्स मेन कॉजेज एंड हाउ टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? वही सिंपल हमारा जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, जब वो एटमॉस्फेयर में हवा में फैल जाता है जिसकी वजह से हमारा जो है वो एयर पॉल्यूशन होता है, यानी हवाई आलूदगी हो जाती है। इसके मेन कॉजेज़ यही हैं कि जो हमारा गैस, पेट्रोल, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो गया, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे जो हैं वो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हीटिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, ये सारे मशीन्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्मोक प्रोड्यूस करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस करती हैं, सल्फ़र ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, ये सारी गैसेस को प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मतलब एसिड रेन अकर होती है। हमने ऊपर पढ़ा ना, इन सब की वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से नुकसान पहुंचता है। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन हमारे पास क्या है, बहुत आसान। ओजोन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो हमें सन की हार्मफुल रेस से, हार्मफुल शुआओं से बचाती है। अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट हम पर पड़े ना तो हमारी स्किन तो बर्न हो जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सके। तो ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की शुआओं से, ठीक है। तो हमें रोशनी तो मिलती है, बट उन शुआओं से, उन तेज़ शुआओं से हम बच जाते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब है ओजोन लेयर हमारे जो, इसका मतलब है ओजोन लेयर हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है ना, वो थिनर हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। और ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से होता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से ही होता है। अच्छा, इसकी ओजोन डिप्लीशन की वजह से ओजोन लेयर जो है हमारी थिनर हो जाती है, और क्योंकि ओजोन लेयर तो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की रेस से, तो ह्यूमन मेड केमिकल जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये इसको थिन कर देता है, पतला कर देता है, जिसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्वायरमेंटल भी डैमेज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेस एक्सपोजर होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ शुआएँ जो हैं वो सूरज की निकलती हैं, मतलब क्योंकि ये थिनर हो जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। आपके पास आ जाता है कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या करें जिससे हमारा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए। हम प्रॉपर फिल्टर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। सोलर कुकर का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक हम ज़्यादातर पेट्रोल वगैरह की जगह CNG गैसेस का यूज़ करें, जिससे मतलब कम से कम पॉल्यूशन फैले। एफॉरेस्टेशन करें, इसका मतलब ये न्यू फॉरेस्ट और प्लांटेशन करें। अच्छा, यहाँ पे यही है कि न्यू फॉरेस्ट की डेवलपमेंट होगी या प्लांटेशन फॉरेस्ट की होगी, तो इसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर पॉल्यूशन क्या है और इसके मेन सोर्सेज क्या हैं। मेन सोर्सेज क्या हैं, तो वाटर पॉल्यूशन हमारे पास यही, अब हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा, हवाई आलूदगी, अब हम पढ़ेंगे पानी में क्या पॉल्यूशंस होते हैं। जब हम अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, हम अक्सर ऐसा होता है, लोग रैपर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग पानी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मैरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और इसी की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। अब इसके मेन सोर्सेज क्या हैं, मेन ज़रिए क्या हैं। अच्छा जी, आप इसको देख लेंगे, फिर आप अपने नोट्स वाला पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस से मुराद क्या है, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ वो अपने केमिकल्स को रिलीज़ करती हैं, केमिकल्स को और वेस्ट को, किस में वो फेंक देते हैं, रिवर्स और लेक्स में। एग्रीकल्चर रन ऑफ से मुराद क्या है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र खाद हो गई जो फार्म्स में यूज़ की जाती हैं, उसको जो करीब के पानी के सोर्सेस हैं, ठीक है, जब बारिश होती है तो जो करीब के लाइक कैनाल हो गया, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, उसमें से इसको वॉश किया जाता है, दैट्स वाई वाटर पॉल्यूशन होती है। पानी में तो गंदगी चली जाती है। सीवेज और वेस्ट वाटर क्या है, इम्प्रॉपरली ट्रीटेड और अनट्रीटेड सीवेज, मतलब यही है कि हम जो कूड़ा है वो भी हमारे जो घरों से आता है, इंडस्ट्रीज़ से निकलता है, वो हम पानी में डाल देते हैं। ऑयल स्पिल्स, जो शिप्स वगैरह चल रही होती हैं, एक्सीडेंट भी, अगर वो ऑयल जो है वो स्पिल हो गया, वो फैल गया पानी के अंदर, तो एक अलग लेयर पानी के सरफेस पे पड़ जाती है, तो इससे एक्वेटिक लाइफ को हार्म होता है। शिप से अगर एक्सीडेंटली ऑयल स्पिल हो गया या फैक्ट्रीज से। उसके बाद प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक आइटम्स जैसे कि बैग्स, बॉटल, अक्सर आपने देखा होगा लोग रिवर्स और ओशंस में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मैरीन एनिमल्स को हार्म होता है और पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हमारा जो है वो वाटर पॉल्यूशन होता है। और डिफॉरेस्टेशन एंड सोइल इरोजन, जब हम फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं, ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं, जिससे सोइल इरोजन बढ़ता है और सोइल और पॉल्यूटेंट्स जो है वो वाटर सोर्सेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये बहुत ज़्यादा हार्म होता है। अब हमारे पास इसके भी कुछ मेजर्स हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकें। अब आप ऊपर के पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। आप जो मैंने बताया वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, इट्स अपॉन यू। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन कैसे, हम पब्लिक अवेयरनेस करें कि लोग नहीं करें, पानी में कचरा नहीं फेंकें, सोशल मीडिया के ज़रिए करें, पॉलिटिकल लीडर्स के ज़रिए करें, स्ट्रिक्ट कानून बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें, और इंडस्ट्रियल रिसाइकलिंग, सीवेज प्रोसेस करें। कोई इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो पानी में नहीं ऐड होना चाहिए कंप्लीट ट्रीटमेंट्स के पहले, ठीक है।
होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा।